Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Do you know your momentum? I welcome you all to yet another episode of our brand new series of Know Your Momentum for O Level. This is going to be our lecture number 3, and it's going to be with your favorite physics teacher, Usman bin Aslam. In our last lesson, day before yesterday, we discussed about the two basic types of circuits. First was the series circuit, और सीरीज सर्किट के बारे में मैंने बहुत सारी तो नहीं खैर 3 बातें सिर्फ इम्पोर्टेंट बताई थी, और वो 3 बातें यहाँ पर आपके पास स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। बाकी सारी चीजें मैंने इरेज कर दी हैं। एक, वोल्टेज के बारे में मैंने बताया था कि टोटल वोल्टेज जितना भी होता है वो डिवाइड होता है। डिवाइड का मतलब ये नहीं है मैथ वाला डिवाइड, नहीं है। डिवाइड का मतलब है कि वो पार्ट्स हो जाते हैं उसके। जितने भी रेजिस्टर्स लगे हुए हों उन सबको टोटल वोल्टेज का कुछ ना कुछ पार्ट अवेलेबल होता है। दूसरी बात मैंने ये बताई थी कि सीरीज सर्किट के अंदर जितना भी करंट बैटरी से आ रहा होता है सब रेजिस्टर्स में से उतना ही करंट गुजरना होता है। फिर मैंने सीरीज सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको दिखाया था, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी तरह पैरेलल सर्किट के बारे में भी मैंने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताई थी। वो 3 प्रॉपर्टीज ये थी कि पैरेलल सर्किट के अंदर जितने रास्ते होते हैं करंट उतने पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अगर 2 रास्ते होंगे तो टोटल करंट 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। अगर 3 रास्ते होंगे तो टोटल करंट 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। लेकिन पैरेलल में लगे हुए रेजिस्टर्स के पास वोल्टेज एक जितना ही अवेलेबल होता है, चाहे उनकी रेजिस्टेंस कुछ भी क्यों ना हो। जबकि रेजिस्टेंस के लिए हमने टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पर देखा था, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंसेस हमें ऐड करनी होती हैं। तो इन्हीं आइडियाज को जरा रीइंफोर्स करने के लिए मैंने आज कुछ 2-3 सवालात आपके लिए कंपाइल किए हैं। दीज क्वेश्चंस आर जस्ट एज एग्जांपल्स। ये 3 क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आपको इन 3 सवाल करने से पूरा चैप्टर आ जाएगा। सिर्फ डिस्कशन के लिए ये 3 सवालात मैंने यहाँ रखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, द डायग्राम शोज अ सर्किट containing 5 resistors connected to a battery in which resistor is the current smallest। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सर्किट यहाँ पर बना हुआ है ना तो ये सीरीज सर्किट है ना ही ये पैरेलल सर्किट है। Such a circuit which has both the properties, that circuit is called a mesh circuit। A mesh circuit। So this circuit here, इसके अंदर आप देखेंगे जितना भी करंट बैटरी से आएगा उस सारे करंट ने, उसके पास तो एक ही रास्ता है अभी तक, सारे करंट ने ए में से गुजरना है। जब वो इस वाले जंक्शन पर पहुंचता है, जंक्शन कहते हैं ऐसे पॉइंट को जहां पर 2 या 2 से ज्यादा तारें आपस में जुड़ रही होती हैं, तो जब करंट इस जंक्शन तक पहुंचता है तो करंट इज गोइंग टू डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। एक बात हमसे कल लास्ट क्लास में ताहा ने पूछी थी कि क्या करंट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो आज भी उसका जवाब मैं देता हूं। ऊपर वाली ब्रांच में रेजिस्टेंस कम है तो टोटल करंट जितना भी आ रहा है ना पीछे से, देखें लेट्स से 2 एम्पेयर करंट है, वो 2 एम्पेयर करंट सारे का सारा ए में से गुजरेगा लाजमन, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है ए के अलावा। 2 एम्पेयर करंट को ए में से गुजरना ही पड़ेगा। ये 2 एम्पेयर कहां से आया, ये मैंने ना ऐसी वैल्यू अज्यूम कर ली है, ये कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, कोई मैंने एक वैल्यू अज्यूम कर दी कि अगर लेट्स से कि पीछे से 2 एम्पेयर आ रहा हो तो वो 2 एम्पेयर सारा इस ए में से गुजरेगा। एट दिस जंक्शन, एट दिस पॉइंट, द 2 एम्पेयर हैज टू स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। उनमें से वो पार्ट जो ऊपर वाले रेजिस्टर में से गुजर रहा है दैट्स गोइंग टू बी लार्जर शेयर, whereas वो पार्ट जो नीचे में से गुजर रहा है that share is going to be the smaller share। वो इसलिए क्योंकि नीचे वाली रेजिस्टेंस आप देखें ऊपर वाले से ज्यादा है, जबकि क्या होगा, करंट दोबारा यहां पर रिकंबाइन होगा, रिकंबाइन होकर एट दिस पॉइंट अगेन इट्स गोइंग टू बी 2 एम्पेयर, क्योंकि करंट इस्तेमाल नहीं होता, जितना पीछे से आ रहा होता है हर जगह कंबाइन होकर उतना ही रहता है। नाउ व्हेन इट रीचेस एट दिस पॉइंट, अब आप देखें करंट दोबारा 2 पार्ट्स में स्प्लिट होगा। ऊपर 40 ओम रेजिस्टर है, नीचे भी 40 ओम है। अब ये दोनों रेजिस्टर्स बराबर हैं, अब यहां पर करंट आधा आधा स्प्लिट होगा,
यहां से 1 एम्पेयर जाएगा, यहां से 1 एम्पेयर जाएगा। क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है, इन विच रेजिस्टर इज द करंट द स्मॉलेस्ट। तो देखिए अगर 2 एम्पेयर करंट आ रहा था, करंट फिर 2 पार्ट्स में स्प्लिट होता है, ऊपर वाले में लार्जर पोर्शन जाना है, नीचे वाले में स्मॉलर पोर्शन जाना है, तो इसका करेक्ट आंसर सी होना चाहिए। We will take a little break here so that you can ask me. Right? So this is question number 2 जो मैंने आपके लिए आज निकाला है। It says a student joins 3 6 ohm resistors. Okay, that's interesting. 3 resistors हैं और सब 6 ohm के resistors हैं। All right. It says what is the total resistance? How will you find out the total resistance? देखें टोटल रेजिस्टेंस के 2 फॉर्मूलाज बताए थे, RT इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और एक बताया था 1 ओवर RT इक्वल्स टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। सवाल ये पैदा होता है कि इनमें से कौन सा वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है इन दिस सिचुएशन। ऊपर वाला जो फॉर्मूला है दैट इज फॉर अ सीरीज सर्किट, whereas जो नीचे वाला फॉर्मूला है दैट इज फॉर अ पैरेलल सर्किट। ये सीरीज का है, ये पैरेलल का है। नाउ बाय लुकिंग एट द डायग्राम you have to see if it is a series or a parallel circuit. So Numan, can you tell me, is this a series or a parallel circuit? सर पैरेलल सर्किट। That's very good. तो नीचे वाला फॉर्मूला या ऊपर वाला? सर नीचे वाला। शाबाश। अच्छा पहले तो मैं आपको फॉर्मूला से ये करके दिखाता हूँ। फॉर्मूला में 1 ओवर RT टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है, R1 की जगह पे 6 प्लस R2 की जगह पे 6 प्लस R3 की जगह पे 6। 3 6s का जो LCM है दैट्स गोइंग टू बी 6। 1 प्लस 1 प्लस 1 1 ओवर RT, दैट्स गोइंग टू बी 3 ओवर 6 इक्वल्स टू 1 ओवर RT। RT निकालना है तो इसका फिर रेसिप्रोकल लेना है। ये सारा कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए करके दिखा रहा हूं क्योंकि हमेशा ये ऐसे ही करना पड़ता है और बच्चे ये मिस्टेक करते हैं जो मैं अभी आपको बताता हूं। टोटल रेजिस्टेंस है 2 ओहम्स। बच्चे क्या मिस्टेक करेंगे, सबसे पहले तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये सीरीज है या पैरेलल है। आपने ये गलती नहीं करनी। दूसरी बात, इनमें से किसी को भी R1 R2 R3 कह लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरी बात, उनको LCM लेना नहीं आता। LCM लेना आपको आना चाहिए, आपको सर घुमन ने सिखाया होगा। फिर चौथी बात, चौथी मिस्टेक जो होती है वो होता है ये रेसिप्रोकल। अब आप देखें ये कितने सारे स्टेप्स हैं। ये जब पेपर 2 में सवाल आएगा तो दिस इज गोइंग टू बी अ 3 मार्क क्वेश्चन। बट आपको मैं यहाँ पर फॉर्चुनेटली एक टिप देता हूँ। पेपर 1 मेरी ऑब्जर्वेशन में जब भी वो पैरेलल सर्किट देता है पेपर 1 के अंदर, तो उन सब की वैल्यूज एक जितनी होती हैं। इन माय ऑब्जर्वेशन, इन माय एक्सपीरियंस, जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो, भी कभी कभी चेंज भी हो जाता है, लेकिन मोस्टली ऐसा ही होता है। तो आपको एक तरीका बता रहा हूँ जिससे आपका बहुत ज्यादा टाइम बचेगा। 3 रेजिस्टर्स हैं, तीनों की एक जितनी वैल्यू है, तीनों पैरेलल में लगे हुए हैं। तो किसी एक रेजिस्टर की वैल्यू उठा लें, उसको नंबर ऑफ रेजिस्टर से डिवाइड कर दें, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2 ओहम्स। आपको याद है यही बात मैंने आपको एक वॉइस नोट में भी समझाई थी पिछले लेसन के बाद। आप देखें, दिस वे इट टुक मी 30 सेकेंड्स एंड दिस वे इट टुक मी व्हाट 2 मिनट्स। मेरा कितना टाइम यहां से बच गया? तो करेक्ट आंसर 2 ओहम्स होना चाहिए। जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, अगर यहां से 3 एम्पेयर करंट आ रहा होता, करंट जैसे ही इस जंक्शन पे पहुंचता, जंक्शन कहते हैं उस पोर्शन को जहां पर 2 या 2 से ज्यादा तारें मीट करती हैं। अब करंट इस पॉइंट पे पहुंच के देखता है कि मेरे पास तो 3 रास्ते हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है। 3 एम्पेयर करंट ने 3 हिस्सों में तकसीम होना है, लेकिन हर हिस्से के पास वोल्टेज उतना ही होगा जितना कि वो पीछे से लेके आ रहा है। वोल्टेज क्या था? वोल्टेज वाज द एनर्जी दैट एवरी चार्ज पार्टिकल हैज। अब देखें, अगर ये 3 एम्पेयर में से एक चार्ज पार्टिकल भी ऊपर चला गया ना, उस चार्ज पार्टिकल के पास उतनी ही एनर्जी है जितनी हर चार्ज पार्टिकल के पास है। अगर यहां से एक चार्ज पार्टिकल जाता है और यहां से 3 चले जाते हैं, सबके पास एक जितनी, अगर 10-10 जूल एनर्जी है, अल्टीमेटली ज्यादा एनर्जी तो नीचे जा रही है, लेकिन एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज यानी 30 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो एक के पास दोबारा 10 आ जाएगी।
That is what we call a voltage. Voltage is the energy that every charge has. Anyways, not in this situation. इस सिचुएशन में क्या है कि करंट भी एक जितना ही सबको मिलेगा. कोई बता सकता है कि 3 एम्पेयर करंट को अगर मैं 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं तो फिर क्या होगा, क्या वैल्यू आएगी? सर 1. शाबाश, दैट्स गुड. 1 एम्पेयर करंट यहां जाएगा, 1 एम्पेयर करंट यहां जाएगा और 1 एम्पेयर करंट यहां जाएगा. एक एक एम्पेयर करंट ही यहां जाएंगे. मुझे जरा बताएंगे हमदान, हमदान, ये जो एंड पे ये वाई के पास जो मैंने एरो लगाया है, जरा बताएं यहाँ कितना करंट होगा बेटे? सर 3 एम्पेयर्स. शाबाश, एक्सीलेंट. यहाँ फिर दोबारा 3 एम्पेयर करंट ही बन जाएगा. वो इसलिए क्योंकि इन रेजिस्टर्स ने करंट को यूज नहीं करना होता, करंट हर जगह एक जितना ही रहता है. लेट्स से यहाँ पर अगर सर 10 1 मिनट ताहा 1 मिनट, अगर यहाँ 10 वोल्ट्स वोल्टेज है तो क्या होगा? जो यहाँ पर 1 एम्पेयर करंट जा रहा है वो इसको 10 वोल्ट्स देगा, जो यहाँ पर 1 एम्पेयर जा रहा है वो इसको भी 10 वोल्ट्स देगा, जो यहाँ जा रहा है वो इसको भी 10 वोल्ट्स देगा. एट दिस पॉइंट जब ये सारे रेजिस्टर में से गुजर के आगे, एट दिस पॉइंट इट्स गोइंग टू हैव 0 वोल्ट्स रिमेनिंग विद इट. ठीक है जी. वो वोल्ट्स क्यों 0 वोल्ट्स क्यों? क्योंकि वोल्ट होता है एनर्जी दैट एवरी चार्ज हैज. अब वो एनर्जी तो इन रेजिस्टर्स को सप्लाई कर रहा है ना, अब उसके अपने पास कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं रहेगी. तो पैरेलल में वोल्टेजेस सेम रहते हैं, करंट डिवाइड होता है. जी ताहा फरमाइए. सर मैंने 2 सवाल पूछने थे. जी सर एक तो ये कि रजिस्टर में अगर वोल्ट उसको 10 वोल्ट्स नहीं चाहिए, उसको उससे लेस वोल्ट्स चाहिए, तब भी वो 10 वोल्ट्स ही लेगा. जी बेटे, पैरेलल में इसीलिए तो ऐसा होता है ना कि जब आप कोई छोटी सी डिवाइस अपने घर के आउटलेट में लगा देते हैं तो वो सड़ जाती है. वो ऐसा मजबूरन होता है. आप अगर इसको इसको लेट्स से अगर ये कोई लैंप था और इसको 4 वोल्ट चाहिए थे, लेकिन जब आपने इसको पीछे से 10 वोल्ट सप्लाई किया तो मजबूरन इसको 10 वोल्ट ही मिलेंगे, जिसकी वजह से ये ओवरहीट होके खराब हो जाएगा. मेरे साथ एक दफा हुआ था, मेरे आज से कुछ 10 साल पहले की बात है. मेरे मामू ने मुझे अमेरिका से एक म्यूजिक सिस्टम भेजा था, कुछ इस तरह का करके था वो. ठीक है जी, 10 तो नहीं, खैर 15-16 साल पहले की बात है. उसकी तार को मैंने अपने घर के आउटलेट में लगा दिया. अब हमारे घर आते हैं 220 से लेके 240 वोल्ट तक, जबकि ये जो डिवाइस थी ना ये अमेरिका में बनी थी. अमेरिका में 100 से लेके 120 वोल्ट्स पे बैटरीज डिवाइसेस बनाई जाती हैं. यानी इस डिवाइस को 120 वोल्ट चाहिए थे, मैंने इसको 240 में लगा दिया, तो फिर नेचुरली उसमें आग लग गई और वो खराब हो गया. सो हमारे घर की जो वायरिंग होती है ना वो होती है पैरेलल इस तरह की. यानी उसके अंदर आप जितनी भी डिवाइसेस लगाएंगे सबको 10-10 वोल्ट ही मिलेंगे, सॉरी 240 वोल्ट ही मिलेंगे मजबूरन. पैरेलल का ये एक तरह से नुकसान भी है, एक तरह से फायदा भी है. तो इसीलिए डिवाइसेस को घर में प्लग करने से पहले हमें इस बात का ख्याल रखना होता है कि उसे कितना वोल्टेज चाहिए. मजबूरन अगर मैं इसके साथ यहाँ पर कोई रेजिस्टर लगा देता ना तो फिर ये डिवाइस बच सकती थी, लेकिन जाहिर है आज से 16 साल पहले इतनी अकल नहीं थी ना मुझे, तो फिर नुकसान हो गया. ताहा सेकंड क्वेश्चन प्लीज. जी सर 1 एम्पेयर के अंदर कितने चार्जेस होते हैं? शाबाश, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. मैं इस मिस्टेक को यहाँ क्लैरिफाई कर देता हूँ. जो 1 एम्पेयर होता है ना, 1 एम्पेयर का मतलब होता है 1 कूलम्ब ट्रेवलिंग इन 1 सेकेंड. 1 कूलम्ब चार्ज ट्रेवलिंग इन 1 सेकेंड. तो आपके सवाल को थोड़ा सा मोल्ड कर लेते हैं कि बताएं सर 1 कूलम्ब के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है ना, क्योंकि असल में तो इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं ना. तो ताहा बेटे जो बात अभी बता रहा हूँ थोड़ी सी इररेलेवेंट है लेकिन नॉलेज के लिए जरूरी है. एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम्ब. तो आप ये देखना चाहते हैं कि एक कूलम्ब के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. आप इसको रेशो की तरह सॉल्व कर लें. 1 कूलम्ब इंटू 1 इलेक्ट्रॉन दैट्स गोइंग टू बी 1 equals to 1.6 into 10⁻⁻19 multiplied by x. x निकालने के लिए आप 1/1.6 into 10⁻⁻19 कर लें. आपको पता चल जाएगा कि एक कूलम्ब चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. आई एम नॉट वेरी श्योर, नॉट वेरी गुड विद कैलकुलेशन, बट आई थिंक दिस इज द वैल्यू.
एक कूलम्ब के अंदर 6.25 into 10 raised to power 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी कि अगर मैं कहूं कि 1 एम्पेयर करंट है, इसका यह मतलब होगा कि इन 1 सेकेंड this many electrons are flowing through it. Taha, I hope that answers your question, bete. Yes sir, thank you. Have I traumatized you for life? इतना मुश्किल बात थी ये? Go on, chill, relax. इतनी सर बड़ी समझ बात- आ गई है। चले ठीक है, thank you very much for that. Any more questions, my dear? Anyone? Go ahead. Okay. सर ये हमारे सिलेबस से लिंक था? नहीं जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। ए लेवल में जाके आप ये सर वैसे सीखेंगे, ही। लेकिन आपने पूछ लिया था तो मैंने बता दिया। ओके सर। सर वो सर शहबाज ने ऐसा कुछ करवाया था तो दिमाग में आ रहा था। नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अब मेरी बात समझ आ गई है? जो मैंने बताया था वो समझ आ गई थी ना? अगर नहीं भी आई थी तो रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, आप उसको रिकॉर्डिंग में फिर से देख लीजिएगा। मैंने रेशियोज यूज किए थे सिंपली। जी सर। That's good. When three identical resistors are connected in series, अब देखें क्वेश्चन में उसने कहा है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब ये होता है, एग्जामिनर आपको ये लिबर्टी दे रहा है कि आप चाहें तो इनको अपनी मर्जी से कोई वैल्यू असाइन कर लें। जब भी एग्जामिनर ने कहना है आइडेंटिकल, तो आप अपनी मर्जी से असाइन एनी वैल्यू टू देम, अपनी मर्जी से उनको एक वैल्यू असाइन कर लें। ठीक है, कोई भी वैल्यू। लेकिन अभी देखें आगे उसने एक हिंट और दिया, कहता है देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस इज 6 ओम। देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस इज 6 ओम। अच्छा, मैं इसको x कह लेता हूं, ये भी आइडेंटिकल है तो इसकी भी x होगी, ये भी आइडेंटिकल है तो इसकी भी x होगी। मुझे बताएंगे हमजा, हमजा ये जो 3 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, ये सीरीज है कि पैरेलल है? सीरीज सर। नीचे ही लिखा हुआ है, जाहिर है। आप मुझे बताएंगे इसका फॉर्मूला फॉर टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3। शाबाश, दैट्स ब्यूटीफुल। ठीक है। अच्छा, अब स्टेटमेंट ने बता दिया कि इन तीनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस है 6। R1 है x, R2 भी है x, R3 भी है x। This becomes 6 is equals to 3x. X comes out to be 6 divided by 3, that's going to be 2 ohms. पता ये चला कि इन सब की जो रेजिस्टेंस है ना वो 2-2 ओहम्स थी। मेरे साथ हैं बेटे अभी तक सारे? यस सर। Yes. शाबाश। अब क्वेश्चन कहता है व्हाट इज देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये नुमान मुझे बताएंगे कि पैरेलल की कंबाइंड रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है? सर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। दैट इज गुड। लेकिन नुमान आपको एक टिप भी तो बताई ना मैंने कि जब पैरेलल में आइडेंटिकल रेजिस्टर्स लगे हुए हों तो क्या करना चाहिए? इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है। जी जी नुमान साहब, एक सर टिप। हम 2 डिवाइड बाय 3 कर देंगे ना? दैट इज एक्सीलेंट। 2 डिवाइडेड बाय 3, सो करेक्ट आंसर आ गया 2 डिवाइड बाय 3। ठीक है जी। here we will take a little break so that you all can relax and talk to me in whatever way you want. That is very good, माशाल्लाह, बहुत स्मार्ट बच्चे हैं मेरे पास। राइट, आज का जो टॉपिक है दैट इज ओहम्स लॉ। बेशक आपको शायद आपके टीचर ने अलग अलग ऑर्डर में टॉपिक्स करवाए हों, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो टॉपिक या जो नॉलेज आपको जिस वक्त देनी चाहिए मैं उस वक्त दे देता हूँ, चाहे वो सिलेबस में बाद में लिखा हो या पहले लिखा हो। डोंट वरी अबाउट दैट। ओहम्स लॉ की सबसे पहले 2 नंबर के लिए स्टेटमेंट आएगी। हम लिखेंगे ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट के बारे में, दैट इफ टेम्परेचर एंड other external factors remain constant, then current flowing in a resistor is directly proportional to
potential difference or voltage supplied across it. अच्छा, अब इस डेफिनेशन के दो पोर्शंस हैं, मैं उनको हाईलाइट करता हूं। एक तो है इफ टेम्परेचर एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, एक पोर्शन मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं और दूसरा पोर्शन जो है मैं येलो से कर देता हूं। करंट फ्लोइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीडी। अब इन दो बातों को समझने की जरूरत है, आपने पहले पढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी। टेम्परेचर एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स, जरा याद करते हैं, चैप्टर नंबर 10 है हमारे सिलेबस का। जो टेम्परेचर होता है दैट अफेक्ट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, अफेक्ट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक थर्मोमीटर के लिए टेम्परेचर ऑलवेज अफेक्ट्स इट अफेक्ट्स द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इनसाइड इट। इसी तरह एक मेटल का कंटेनर हो, सॉरी मेटल का कंडक्टर हो मेरे पास, अगर इसका टेम्परेचर चेंज होता है ना, तो हमें पता है टेम्परेचर इज गोइंग टू कॉज थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि जब ये हीट अप होगा किसी वजह से तो इसकी लेंथ में तब्दीली आएगी, इसकी जो टोटल लेंथ है वो बढ़ सकती है। जरा याद करते हैं, पिछले लेसन में पढ़ा था रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसका ये मतलब हुआ बेटे कि अगर ये हीट अप हो गया, यानी अगर इसका टेम्परेचर बढ़ गया तो इसकी लेंथ बढ़ेगी, और अगर इसकी लेंथ बढ़ गई तो इसकी रेजिस्टेंस बढ़नी चाहिए। यानी ये जो ग्रीन वाला पोर्शन मैंने हाईलाइट किया है ना, ये ढके छुपे अल्फाज में ओहम ये कह रहा है कि इसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहनी चाहिए, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहनी चाहिए। सिर्फ तब ये जो येलो वाला पार्ट है ये ट्रू होगा, अगर रेजिस्टेंस चेंज होगी तो फिर ये येलो वाला पार्ट ट्रू नहीं हो सकता। अब येलो वाला पार्ट क्या कहता है? वो कहता है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी कि जितना ज्यादा आप इसके साथ वोल्टेज लगाएंगे करंट भी उसकी प्रोपोर्शनैलिटी में बढ़ेगा। अगर 10 वोल्ट की बैटरी लगाई है और फिर 20 वोल्ट की बैटरी लगा दें, फिर 30 वोल्ट की बैटरी लगा दें, फिर 40 की लगा दें, यानी अगर वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो फ्लो होने वाला करंट भी बढ़ता जाएगा। दैट इज व्हाट ओहम्स लॉ सेज। इट्स प्रीटी कॉमन नॉलेज। जाहिर सी बात है कि अगर आप ज्यादा बड़ी बैटरी लगाएंगे तो इसका यह मतलब होगा कि हर चार्ज पार्टिकल के पास ज्यादा एनर्जी आएगी। जब ज्यादा एनर्जी आएगी तो फिर 1 सेकंड में वही चार्ज पार्टिकल तेज मूव करेगा, 1 सेकंड में और ज्यादा चार्जेस मूव कर पाएंगे, जिसकी वजह से करंट की अमाउंट बढ़ जाती है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसके अंदर ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है ना, इसको हम जब इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं तो साथ एक कांस्टेंट आना चाहिए। अगर आप देखें ऊपर उसने ढके छुपे अल्फाज में आपको कहा है कि रेजिस्टेंस को कांस्टेंट होना है, इसीलिए जहां पर K लिखना था वहां मैं R कह देता हूं, बाकी V अपनी जगह, I अपनी जगह। आप इससे वाकिफ हैं, ओहम्स लॉ का फॉर्मूला बन गया है V इक्वल्स टू I मल्टीप्लाइड बाय R। V equals to I multiplied by R. Here we will take a little break so that you may ask your questions. अब ये जो रिजल्ट हमने यहाँ पर बनाया है ओहम्स लॉ की जो इक्वेशन है, इससे हम 2-3 इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप्स बना सकते हैं। पहला, V was directly proportional to I, लेकिन ये सिर्फ तब अप्लाई होगा when R is constant। इसके अलावा वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ये तब अप्लाई होगा जब करंट इज कांस्टेंट। मैं अभी दोनों की सिचुएशन आपको दिखाता हूं। फिर एक I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ये तब होगा जब V इज कांस्टेंट। ये बात हमने D2 के चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी हुई है कि हम एक इक्वेशन से रिलेशनशिप्स कैसे बनाते हैं। मैं फिर भी आपको बता देता हूं, जब वोल्टेज और रेजिस्टेंस का अगर सिर्फ रिलेशन देखना है ना, तो फिर उनके अलावा जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि यहाँ करंट है, हमें उसे कांस्टेंट अस्यूम करना पड़ेगा। ये जो रिलेशनशिप मैंने दिखाया है ये कब यूजफुल होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स से ये एक सीरीज सर्किट है, यहाँ पर मेरे पास ऐसे करके 1 एम्पेयर करंट आ रहा है।
इसकी 50 ओहम्स रेजिस्टेंस है, इसकी 100 ओहम्स रेजिस्टेंस है। अब आप देखें मजबूरन, क्योंकि रास्ता एक ही है, मजबूरन जितना करंट पीछे से आ रहा है उस सारे ने 50 में से भी गुजरना है, उस सारे ने 100 में से भी गुजरना है। लेकिन ये रिलेशनशिप अब आपको बता रहा है कि इसमें बेशक करंट कांस्टेंट है, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि जिस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसका वोल्टेज भी ज्यादा होगा। तो नुमान साहब हमें बता सकते हैं कि इन दिस सिचुएशन ज्यादा वोल्टेज कौन सा रेजिस्टर कंज्यूम करेगा? सर वो 50 ओम्स वाला। ज्यादा वोल्टेज कौन सा कंज्यूम करेगा बेटे? ये देखो ना, जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है वही ज्यादा वोल्टेज कंज्यूम करेगा। रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा है? सर 100 ओम्स वाली तो सर, बेटे फिर फिर वो ज्यादा कर। 100 ओम वाला ज्यादा वोल्टेज यूज करता है। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि ये जो है ये मिल्क मैन है, दूध वाला है, इसके पास 10 लीटर दूध है, लेकिन ये इसको पता है कि बेशक मुझे पहले घर में से पहले गुजरना है, लेकिन बाद वाले घर में ज्यादा बच्चे हैं जिनको ज्यादा बड़ा शेयर ऑफ करंट चाहिए, सॉरी शेयर ऑफ मिल्क चाहिए। इसीलिए जो रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस सीरीज में ज्यादा होती है वो ज्यादा बड़ा वोल्टेज शेयर लेता है। जी नुमान साहब अब ठीक है? यस सर। अच्छा, अब मुझे एक बात और बता दीजिए, यहां पर मैं 100 की बजाय इसके साथ एक और लगा देता हूं 200 का। नुमान साहब अब बताइए कि इसमें करंट कितना होगा? सर 1 एम्पेयर। शाबाश, दैट्स गुड। अब मुझे बताएं कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा वोल्टेज किसने लेना है? सर 200 ओम्स वाले हैं। शाबाश, एक्सीलेंट। सीरीज में जितने रेजिस्टर लगते जाएंगे सब में करंट एक जितना ही होगा, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस वोल्टेज उतना ज्यादा होता जाएगा। दैट इज गुड, ये बात आपको समझ आ गई होपफुली। अब अगली बात इससे नीचे वाला आपको दिखा देता हूं, देखेंगे जब वोल्टेज कांस्टेंट हो, आपको याद पड़ता है जब दो रेजिस्टर पैरेलल में लगे हों तब उनका वोल्टेज कांस्टेंट होता है। अब अगर आप देखेंगे पीछे से अगर 1 एम्पेयर करंट आ रहा है, अब इस पॉइंट पे पहुंच के करंट ने स्प्लिट होना है, वो इसलिए क्योंकि ये पैरेलल में है। तो अब जहां पर रेजिस्टेंस कम होगी वहां पर करंट का ग्रेटर शेयर जाएगा। तो नुमान साहब बता दें कि ज्यादा करंट किस में से गुजरेगा, 50 में से कि 100 में से? सर 50 में से। शाबाश, एक्सेलेंट। जिसकी रेजिस्टेंस छोटी उसमें से करंट का ज्यादा शेयर गुजर जाएगा। दैट्स गुड। अब देखें एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात कर रहा हूं, ये 50 ओम है, ये 100 ओम है, यानी 100 ओम जो है वो 50 से 2 टाइम्स ज्यादा है। इसीलिए इसमें से गुजरने वाला जो करंट होगा वो 50 वाले करंट से 2 टाइम्स कम होगा, यानी 1/3 इसमें से गुजरेगा, 2/3 इसमें से गुजरेगा। लेकिन ये थोड़ी मैथमेटिकल बात है, मैं अभी इसकी गहराई में नहीं जा रहा। होपफुली यहां तक डिस्कशन सबको समझ आ चुकी है। Yes, sir. यस सर। शाबाश, दैट्स गुड। ओहमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं आपको मैं वो बता रहा हूँ। नहीं, उससे पहले हमें ओहम्स लॉ वेरीफाई करने का एक्सपेरिमेंट देखना है। ओहम्स लॉ वेरिफिकेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक हो गया जी, ध्यान से देख लीजिएगा। आज के लिए तकरीबन आखिरी बात होगी ये, ध्यान से बात समझेंगे तो आपको दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मेरे पास एक बैटरी है और अगर मैं इस बैटरी के ऊपर इस तरीके से एक एरो लगा दूं तो दिस बैटरी बिकम्स अ वेरिएबल पावर सप्लाई या फिर वेरिएबल बैटरी, यानी इसमें से सप्लाई होने वाला वोल्टेज मैं चेंज कर सकता हूं। लेट्स से 0 से लेके 12 वोल्ट तक अगर ये वेरिएबल सप्लाई है, इसका मतलब है कि 0 से लेके 12 के दरमियान में कोई भी वोल्टेज की वैल्यू इस बैटरी से सप्लाई की जा सकती है। अब ये एक रेजिस्टर है, लेट्स कॉल इट आर, इसके रास्ते में एक एम मीटर लगा हुआ है। हमें पता है करंट तो हर जगह सेम रहता है ना। अब चाहे मैं एम मीटर यहां लगा दूं, चाहे मैं एम मीटर यहां लगा दूं, चाहे यहां लगा दूं,
पूरे रास्ते में करंट की अमाउंट ने चेंज नहीं होना। इसलिए हम एमीटर को कोशिश ये करते हैं कि एमीटर को सबसे पहले लगाया जाए, यानी जो भी सर्किट का करंट आ रहा है ना पीछे से, वो पहले हमारे एमीटर में से गुजरे, उसके बाद हमारे रेजिस्टर तक जाए। एक और डिवाइस यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ जिसको हम स्विच कहते हैं। फिर इसके साथ एक डिवाइस और अटैच हो रही है, वो है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, इस बात को जहन में रखिएगा कि जिस डिवाइस का आप वोल्टेज निकालने में इंटरेस्टेड हैं, वो डिवाइस वोल्ट मीटर के 2 पॉइंट्स के दरमियान में आनी चाहिए, क्योंकि पहले करंट इसमें घुसने से पहले करंट के पास कितना वोल्टेज है और इसमें से निकलने के बाद करंट के पास कितना वोल्टेज है, और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमें यह वोल्ट मीटर दिखाता है। हेंस द नेम पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बड़ी आसान सी बात है, मैं आपको नोट शेयर कर दूंगा, उसमें मैंने लिखा हुआ भी है। हम इस स्विच को यहां से क्लोज करेंगे, बैटरी से कोई वैल्यू सेट करेंगे, लेट्स से 2 वोल्ट्स। इस एमीटर की रीडिंग नोट कर लेंगे, यहां से करंट आ जाएगा। वोल्ट मीटर की रीडिंग नोट करेंगे, यहां से वो वोल्टेज आएगा जो इस रेजिस्टर में इस्तेमाल हो रहा है। आप सिंपली इसको V इक्वल टू आई आर में V ओवर I करें तो वो R के बराबर होता है। वोल्टेज की वैल्यू वोल्ट मीटर से आ जाएगी, करंट की वैल्यू एमीटर से आ जाएगी। आप डिवाइड करके रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं, लेकिन हमने ये वेरीफाई करना है कि क्या ओहम्स लॉ अप्लाई हो सकता है या नहीं। तो जरा ओहम्स लॉ की नेसेसरी कंडीशन याद करें, वो क्या है? वो है रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप, क्योंकि मैंने वेरिएबल बैटरी लगाई है, आप 2 वोल्ट की बजाय अब 4 वोल्ट कर लें, 4 वोल्ट की बजाय 6 वोल्ट कर लें, 6 की बजाय 8 वोल्ट कर लें। कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 6 दफा आपने रीडिंग लेनी होती है। तो आप इसको कहेंगे रिपीट द इंटायर प्रोसेस फॉर सेवरल टाइम्स। प्रोसेस क्या था? वोल्ट बैटरी से हमने एक वोल्टेज सेट करना था, फिर एमीटर की रीडिंग लेनी थी, फिर वोल्ट मीटर की रीडिंग लेनी थी, दोनों को डिवाइड करके रेजिस्टेंस मालूम करनी थी। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 2 की बजाय 4 वोल्ट सेटल करें। अब फिर दोबारा करंट और वोल्ट मीटर नोट करें, फिर दोबारा रेजिस्टेंस की वैल्यू नोट कर लें, 2 अलग अलग रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएंगी। अब 6 वोल्ट सेट करें, फिर एमीटर की रीडिंग लें, फिर वोल्ट मीटर की रीडिंग लें, डिवाइड करेंगे, फिर आपके पास एक और रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने चेक क्या करना है, उसने कहा था ओहम्स लॉ वेरीफाई होता है या नहीं, ये चेक करें। तो ओहम्स लॉ के लिए जरूरी बात क्या थी कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहनी चाहिए। अगर ये तीनों चारों वैल्यूज जो आप रेजिस्टेंस के लिए फाइंड आउट करेंगे, इफ दे आर सेम, तो फिर ओहम्स लॉ इज वेरीफाइड। ओहम्स लॉ इज वेरीफाइड। अगर वोल्टेज चेंज कर देने से रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट आ रही है, तो फिर इसका यह मतलब होगा कि ओहम्स लॉ वेरीफाई नहीं हुआ। आज का लेसन हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। वीडियो देखिएगा, नोट्स रीड कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज।